Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Dr. Gufran Babar from America and you're watching my YouTube channel. और आज का जो टॉपिक है वो है नोज ब्लीड के ऊपर। नोज ब्लीड से मुराद है कि नाक से ब्लीडिंग और यानी खून का बहना। इसे अंग्रेजी में एपिस्टेक्सिस भी कहते हैं और अमूमन ये एक बहुत ही स्केरी और खौफनाक किस्म का सीन होता है अगर बच्चे या बूढ़े या बड़े किसी भी शख्स के नाक से खून बहने लगे। आम तौर पे जो एपिस्टेक्सिस है वो नाक के सामने वाले हिस्से से ब्लीडिंग जो होती है वो जारी होती है और इसकी वजह ये है कि ये एरिया बहुत ज़्यादा रिचली सप्लाइड है ब्लड से, कि बहुत ज़्यादा ब्लड यहाँ पे नाक के लोअर पोर्शन के अंदर जो दरमियान का सेप्टम यानी जो वॉल है उसके अंदर काफ़ी सारे ब्लड वेसल्स मिलके एक प्लेक्सस बनाते हैं जिसे कैसल बॉक्स प्लेक्सस कहते हैं, जिसमें एंटीरियर एथमोइडल आर्टरी, स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी, इंटरनल मेमोरी ब्रांचेस जो हैं वो इंटरनल मैक्सिलरी ब्रांचेस जो हैं वो मिलके ये बनाते हैं। और ये जो है कहते हैं कि लैटरल वॉल ऑफ द नोज या इंफीरियर टर्बिनेट, उसमें जो कंपार्टमेंट्स होते हैं लैटरल वॉल ऑफ नोज यानी नाक की जो वॉल है जो सेप्टम है और उसके कंपार्टमेंट्स के अंदर जो है ये जो लोअर कंपार्टमेंट्स के नीचे जो जगह है वहाँ पे एक एरिया जिसे लिटल्स एरिया भी कहते हैं, सामने वाली तरफ से ब्लीडिंग हो सकती है और इसकी जो वजूहात हैं वो काफ़ी सारी हैं। एंटीरियर एपिस्टेक्सिस तो सामने से हो गई और पोस्टीरियर जो है वो नाक के बैक से होता है और जो सामने वाली है ब्लीडिंग वो आसानी से कंट्रोल हो जाती है और जो बैक की ब्लीडिंग है वो कम है लेकिन जब होती है तो ज़्यादा सीरियस होती है। तो सामने वाली तरफ ज़्यादातर ट्रॉमा होता है और यंग एज में बच्चों को में नक्सीर हो जाती है और जबकि बैक ऑफ द नोज़ में जो ब्लीडिंग होती है वो उम्र 40 साल से उम्र के ज़्यादा लोगों को होती है और ज़्यादा सीरियस ब्लीडिंग होती है। और अमूमन जो इसके मुख्तलिफ कॉजेज़ हैं फॉर एपिस्टेक्सिस, उसमें लोकल कॉज आ जाते हैं कि लोकल क्या वजूहात हो सकती हैं नाक के अंदर। उसमें ड्राइनेस, अमूमन सर्दियों में अक्सर जब हीट ज़्यादा होती है तो वो नाक के अंदर जो वॉल है वो ड्राई हो जाती है। जब ड्राई होती है और अगर बच्चा उस नाक को इस तरह करता है या नोज़ को पिक करता है बच्चा या बड़ा, तो वो ड्राई जो वॉल होती है वो आसानी से क्रैक होती है और क्योंकि ब्लड सप्लाई इस एरिया की बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से ब्लीडिंग जो है बहुत ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा बच्चों में ट्रॉमा, गिर जाएं, बड़ों में ट्रॉमा हो सकता है, इन्फेक्शन नाक के अंदर, राइनाइटिस है, ज़्यादा सीरियस डिसऑर्डर्स में डिफ्थीरिया आ सकता है जो कि एक सीरियस बीमारी है, साइनसाइटिस यानी साइनस का इन्फेक्शन। इसके अलावा बच्चे जो है नाक के अंदर फॉरेन बॉडीज़ जो है वो डाल देते हैं, नाक के अंदर कोई चीज़ डाल दी उन्होंने, पॉपकॉर्न डाल दिया, अपनी पेंसिल का रबर डाल दिया, तो वो लोकल इरिटेशन की वजह से जो है वहाँ पे भी ब्लीडिंग हो सकती है। इसके अलावा ज़्यादा जो है एटमॉस्फेरिक चेंजेस हैं, हाई एल्टीट्यूड पे जाएं या फ़ौरन नीचे आएं हाई एल्टीट्यूड से तो भी प्रेशर चेंजेस से ब्लीडिंग हो सकती है। अगर नाक की हड्डी टेढ़ी है बाज़ लोगों में जिसे डीविएटेड नेज़ल सेप्टम कहते हैं, उससे भी नाक के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है। इसके अलावा जो ज़्यादा सीरियस कॉजेज़ हैं उनमें सिस्टेमिक बीमारियां हैं जिसमें बाज़ लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, किडनी की बीमारीज हैं, किडनी डिजीज़ हो सकती है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं, बाज़ लोगों में मौरूसी बीमारियां होती हैं जिसके अंदर खून उनका जमता नहीं है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स उन्हें कहते हैं। उनकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे। बाज़ों का अननोन रीज़न होता है ब्लीडिंग का नोज से। लिवर डिजीज़ जिस तरह सिरोसिस है उसके अंदर हो सकता है।
इसके अलावा अगर बोन मैरो की डिजीज़ हैं, प्लास्टिक एनीमिया जिसमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, आपके प्लेटलेट जो कि खून को के बहाव को रोकते हैं, अगर उनकी कमी हो जाए उससे ब्लीडिंग हो सकती है। और ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स लाइक हीमोफीलिया, क्रिसमस डिजीज, विटामिन के डेफिशिएंसी, स्कर्वी जो कि एक न्यूट्रिशनल डिजीज है उससे हो सकती है। तो जब भी आपके पास मॉम या कोई पेशेंट आए बच्चे को लेके या इवन अडल्ट आए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज हिस्ट्री, और पूछें कि साइड से ब्लीडिंग हो रही है और उस एरिया को इंस्पेक्शन की जाए, उसका मुआयना किया जाए ताकि मेक श्योर किया जाए कोई फॉरेन बॉडी तो नहीं है। जो अडल्ट हैं उनमें अमूमन ब्लड डिसऑर्डर्स होते हैं, ब्लड डिस्क्रेजियाज होते हैं, उनके अंदर मोर एडवांस्ड जो है वो टेस्टिंग ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स या क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स को किया जा सकता है। जैसे फैक्टर 8 है, फैक्टर 9 है। लो प्लेटलेट के लिए आपने सीबीसी कर ली, प्लेटलेट के फंक्शन के टेस्ट होते हैं। बोन मैरो अगर बहुत ज़्यादा पेल है, लो प्लेटलेट, लो रेड सेल्स हैं, लो वाइट सेल्स हैं, तो बोन मैरो एग्जामिनेशन किया जाएगा कहीं ल्यूकीमिया तो नहीं है। ओल्डर एज में हाई ब्लड प्रेशर, लिवर डिसऑर्डर्स को देखना है, पीपल हु आर ऑन एस्पिरिन थेरेपी। और कॉमन कॉज जैसे मैंने कहा कि ट्रॉमा है, चोट लग जाए, या आप नोज को पिक कर रहे हैं, पीपल हु आर ऑन एस्पिरिन उनको प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग हो सकती है, या एंटीकोएगुलेंट्स ले रहे हैं उनमें ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। और आप इंस्पेक्शन के जरिए देख सकते हैं नाक के मुआयने पे कि कौन से वाले पोर्शन से ब्लीडिंग हो रही है। अब आपके पास अगर एक घर के अंदर चाइल्ड को ब्लीडिंग होगी है या अडल्ट को होगी और आप देख रहे हैं सामने से ब्लड आ रहा है, तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड है वो पिंचिंग ऑफ नोज है। और ये पिंचिंग कहाँ होगी? ये जो सॉफ्ट पार्ट ऑफ द नोज है इसको अपनी इंडेक्स फिंगर और थंब के दरमियान प्रेस करें, और ये कितनी देर करना है? तकरीबन 15 मिनट्स। बाज लोग इस बोनी पार्ट को प्रेस करते हैं, इसको नहीं करना, एक साइड से प्रेस करना है, उससे भी नहीं करना, बल्कि दोनों साइड्स पे आपने कंप्रेशन और प्रेशर अप्लाई करना है। अमूमन 15 मिनट्स में ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। अगर आपने रिलीज किया आफ्टर 15 मिनट्स प्रेशर, बट मेक श्योर don't release the pressure sooner than 15 minutes. If you release the pressure and there is again bleeding, apply pressure for another 15 minutes. If after 30 minutes of compression pressure bleeding जो है वो खत्म नहीं हो रही, तो you should take the child or the adult to the doctor or the nearest hospital. तो ये कॉमनर थिंग है। इसके अलावा लोग बाज़ औक़ात ये करते हैं कि सर के ऊपर ठंडा तौलिया डाल देते हैं, स्टूप करते हैं या बैक पे उनको लीन कर देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि असल में जो ब्लीडिंग एरिया जब तक कॉम्प्रेस नहीं होगा तब तक ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होगा। नाक के अंदर टिश्यू पेपर डाल देते हैं, लेकिन जो ही आप टिश्यू पेपर को पुल आउट करेंगे उसके साथ क्लॉट भी बाहर आ जाएगा और ब्लीडिंग दोबारा शुरू हो जाएगी। नेजल पैकिंग सिवियर केसेस में की जाती है, लेकिन उसमें भी रिस्क है कि जो आप नेजल पैकिंग, एंटीरियर नेजल पैकिंग की जाए तो वो जो रिमूव करते हैं तो बाज़ औक़ात उससे ब्लीडिंग दोबारा हो सकती है। इसके अलावा ओवर द काउंटर एफ्रेन जो कि वेजोकंस्ट्रिक्टर नेजल ड्रॉप्स हैं वो बहुत यूजफुल हैं कि आपने कंप्रेशन किया और साथ वो नेजल ड्रॉप्स भी दे दिए। पोस्टीरियर नेजल ब्लीडिंग अमूमन जैसे मैंने कहा अडल्ट्स में होती है और वो सीरियस है, उसके लिए पोस्टीरियर नेजल पैकिंग बाज़ औक़ात की जाती है ताकि उसको जो है वो स्टॉप किया जा सके। एंटीरियर नेजल पैकिंग में इसके अलावा सिल्वर नाइट्रेट से इलेक्ट्रो कॉटरी की जाती है। वेजो कंस्ट्रिक्टर्स जैसा मैंने कहा, नेजल एफ्रेन ड्रॉप्स, इसके अलावा नेजल एड्रेनालिन ड्रॉप्स, फिनाइल एफ्रेन ड्रॉप्स जो है वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जेल फोम्स हैं वो अवेलेबल हैं, जबकि पोस्टीरियर नेजल ब्लीडिंग जो है वो सीरियस है, उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा और वहां पे पोस्टीरियर नेजल पैकिंग कर सकते हैं। और कॉज को डिटरमिन करना ज़रूरी है कि क्या ये कोई कैंसर है, हाई ब्लड प्रेशर है, लिवर फेलियर है, किडनी फेलियर है, कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, क्या वजह है कि ये पोस्टीरियर नेजल जो है वो ब्लीडिंग हो रही है। और बहुत सिवियर पोस्टीरियर नेजल ब्लीडिंग में इंसान शॉक में भी जा सकता है। अगर इन्फेक्शन हो तो उसमें सेप्टिक शॉक में जा सकते हैं। अगर इन्फेक्शन भी हो,
बाज लोग ब्लीडिंग हो तो वो पैस आउट हो जाते हैं, न्यूरोजेनिक सिनकपी या वेजोवेगल सिनकपी हो सकती है। और जब आप नेजल पैकिंग करेंगे तो आपके आंखों के आंसू ज्यादा बह सकते हैं। बाज को पोस्टीरियर नेजल पैकिंग से जो है वो रेस्पिरेटरी एयरवे को कॉम्प्रोमाइज किया जाता है। वाइटल साइंस को मेंटेन करें, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, ऑक्सीजन सैचुरेशन, ये सब चीजें जो है आप मेंटेन रखें। और रिड्यूस एंजाइटी करें, काम करें, और उनसे कहें कि फोर्सफुल ब्लोइंग ना करें, नाक की नोज को पिक ना करें। और साथ ही साथ जो है वो उसकी मेक श्योर करें कि ह्यूमिडिफिकेशन अगर हो, ताकि नेजल म्यूकोजा जो है वो ड्राई ना हो। इसीलिए विंटर के अंदर अगर घर में मिस्ट ह्यूमिडिफायर है तो वो नोज के इंटरनल वॉल को मॉइस्ट रखेगा, गीला रखेगा, जिससे ब्लीडिंग नहीं होगी। तो ये कॉमन चीजें हैं जो कि आपने नोट करनी है। और अगर ब्लीडिंग 30 मिनट के बाद तक ना रुक रही हो तो अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाएं, ताकि डिटेल्ड इवैल्यूएशन की जाए कि ब्लीडिंग क्यों हो रही है, क्योंकि ये मोस्ट कॉमन ब्लीडिंग 15 to 30 मिनट्स में स्टॉप हो जाती है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बच्चों को ये आपने एडवाइस करें कि नोज को पिक ना करें। और टीचर हमारे कहा करते थे कि कॉमनेस्ट फॉरेन बॉडी नोज के अंदर जो है वो फिंगर है, फिंगर ज्यादा नोज में ना डालें। बीड्स बच्चे डाल देते हैं, पॉपकॉर्न डाल देते हैं, रबर डाल देते हैं, तो वो उनको इस चीज से आप उनकी काउंसलिंग करें कि नाक के अंदर कुछ ना डालें। Please like and share this video. Take care of yourself and your families. May Allah protect us all. Sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallamu taslima. Thank you. Allah Hafiz.